चौथी मंजिल पर चढ़ते हुए नए जूते के कसाव से पैर की उंगलियों में दर्द होने लगा था, लेकिन नंदिनी का सुगठित सौंदर्य अमर को चुंबक के समान ऊपर की ओर खींच रहा था। रास्ते में बस खराब हो गई थी, इस कारण आने में देर हो गई। अमर ने एक बार फिर अपनी घड़ी देखी। रात के 9 बज चुके हैं। राशि और अदिति सो गई होंगी। कमरे का सुना सन्नाटा हाथ उचका कर आमंत्रित कर रहा था। उंगली की टीस ने याद दिलाया कि जब वे इस भवन में घर देखने आए थे तो नीचे वाला घर भी खाली था, लेकिन नंदिनी ने कहा था कि अकेली औरत को बच्चों के साथ नीचे रहना सुरक्षित नहीं। इसी कारण वह चौथे मंजिल पर शिफ्ट हो गई थी। बंद दरवाजे के पीछे से आने वाले किसी पुरुष की आवाज ने अमर को चौंका दिया था। वह गलत दरवाजे पर तो नहीं आ गया? अपने अगल बगल के दरवाजे को दोबारा उसने देखा। उसने अपने को आश्वस्त किया और दरवाजे पर धक्का दिया। हल्के धक्के से ही दरवाजा पूरी तरह खुल गया। भीतर से चिटकनी नहीं लगी थी। लाइट के हल्के प्रकाश में सोफे पर बैठे अपरिचित युवक के कंधों पर झूलती राशि और अदिति और सामने बैठी नंदिनी के प्रफुल्लित चेहरे को देखकर वह गुस्से से तिलमिला गया था। वह तो वहाँ पत्नी और बच्चों की याद में तड़पता रहता है और यहाँ हंसी मजाक चल रही है, वो भी किसी गैर पुरुष के साथ। उसे आया देखकर नंदिनी अचकचाकर उठ खड़ी हुई। अरे आप! बेटिया भी पापा पापा कहकर उसके पैरों से लिपट गई। पल भर को उसके घायल मन पर शीतल लेप लग गया। अपरिचित पुरुष उठ खड़ा हुआ था। अब मैं चलता हूँ। वाह, मैं आया और आप चल दिए। अमर की आवाज में व्यंग था। ये पवन जी हैं, मेरे स्कूल में टीचर हैं। नंदिनी ने परिचय करवाया। आज नंदिनी जी स्कूल नहीं आई थी ना, वहाँ पता चला कि अदिति की तबीयत खराब है, उसी को देखने चला आया था। पवन ने बिना पूछे ही अपनी सफाई दे डाली। क्या हो गया अदिति को? अमर परेशान हो गए थे। कुछ ज्यादा नहीं, सर्दी खांसी कई दिनों से है, सोचा आज छुट्टी ले लूं तो उसे भी आराम मिलेगा और मुझे भी राहत मिलेगी। अमर का मन बुझता जा रहा था। वो चाहता था कि नंदिनी अपनी छुट्टियों का एक एक दिन उसके लिए बचा कर रखे। यह बात नंदिनी से छिपी नहीं है। ना जाने कितनी बार कितनी तरह से वह उसे बता चुका है, फिर भी। और बीमार तो कोई है नहीं। अनमने पन से कुर्सी पर बैठकर वह जूते का रिबन खोलने लगा। उंगलियां कुछ अधिक ही टिसने लगी थी। कॉफी बनाऊं या फिर डायरेक्ट डिनर ही करोगे? नंदिनी के प्रश्न से उसने कमरे में चारों ओर देखा। पवन जा चुका था। जिसमें तुम्हें आसानी हो। पति की नाराजगी साफ थी, लेकिन नंदिनी को कोई चिंता नहीं थी। अपने प्रति उनकी आसक्ति को वह भली भांति जानती है। अधिक देर तक वह उठे रह नहीं सकते। बर्तनों की खटपट से अमर की नींद खुली। अभी पूरी तरह सुबह नहीं हुई थी और नंदिनी इतने सुबह सुबह क्या कर रही हो? अभी आई जी। कुछ देर बाद ही 2 कप चाय लेकर वह सामने खड़ी हो गई। तुम्हारी पसंद का नाश्ता बना रही थी। कल रात तो कुछ ज्यादा अच्छा बना नहीं पाई थी ना, इसीलिए। अरे भाई, नाश्ता तो हम 9 बजे तक करते हैं, अभी तो 6 भी नहीं बजा है। आज स्कूल भी तो जाना है। क्यों, आज तुमने छुट्टी नहीं ली? कल छुट्टी ले ली थी ना। आज भी नहीं जाऊंगी तो प्रिंसिपल साहब का पारा चढ़ जाएगा और एग्जाम भी तो पास में है। तुम्हें पता है ना कि मैं बीच बीच में आता हूँ, फिर उसी समय छुट्टी लेनी चाहिए ताकि हम सब पूरा दिन साथ साथ बिताएं। कल छुट्टी लेने की क्या जरूरत थी? अदिति तो ठीक ही है, अमर ने विशुद्ध होकर कहा। कल मैं बहुत थकी हुई थी और फिर आज सैटरडे है, कल संडे है, तो हम सब साथ ही बिताएंगे ना। अमर चुप हो गया। नंदिनी को वो जानता था कि जो वो ठान लेती है वो ठान लेती है। उसने एक बार सामने खड़ी नंदिनी पर भरपूर नजर डाली। 9 साल हो गए हैं शादी को, 2 बेटियां भी हो गई हैं, लेकिन वह अब भी फूलों से भरी चमेली की लता के समान मनमोहिनी है। उसके इस रूप के गुरुत्वाकर्षण से ही खींचकर उसकी इच्छाओं के इर्द गिर्द चक्कर काटता रहता है अमर। उसकी रूप लिप्सा तृप्ति नहीं होती। इंजीनियरिंग पास करने के बाद बिजली विभाग में मैनेजर के पोस्ट में उसकी नियुक्ति हुई थी। उसके घर पर शादी के लिए लड़की वालों का तांता लग गया था। लंबे चौड़े दहेज का लालच दिया गया था, लेकिन उसकी जिद थी कि लड़की लक्ष्मी हो ना हो, लेकिन मेनका जरूर हो। जब भी छुट्टियों में वह घर आता, उसके आगे तस्वीरों के ढेर लग जाते और वह उन सबको नकार देता। उस बार भी ऐसा ही हुआ था। परेशान होकर माँ ने लास्ट तस्वीर उसके हाथ में थमाकर कहा, एक तस्वीर ये भी है, लेकिन लड़की जॉब करती है और तुम जॉब करने वाली लड़की से शादी करना नहीं चाहते। बेमन से अमर ने तस्वीर को देखा और जब देखा तो उसकी नजर वहीं चिपक कर रह गई। लगा उसकी कल्पना प्रत्यक्ष हो आई है। नंदिनी दिल्ली में केंद्रीय विद्यालय में अध्यापिका थी और अमर भी उन दिनों वहीं कार्यरत था। छुट्टियों के बाद दिल्ली जाकर पहला काम जो उसने किया था वह नंदिनी से मुलाकात। स्कूल के बैकग्राउंड में अमरतास के पीले गुच्छों वाले फूलों की पृष्ठभूमि में नंदिनी का सौंदर्य और भी निखर आया था। वह तो ठगा सा रह गया, लेकिन तब भी नंदिनी ने यथार्थ की खुरदुरी बातें ही की थी। वह शादी के बाद भी नौकरी करना चाहती है, क्योंकि इतनी अच्छी स्थायी नौकरी छोड़ना बेवकूफी है। अमर तो उस समय भावनाओं के ज्वार में बह रहा था। नंदिनी जो भी शर्त रखती वह उसे मान लेता, फिर इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों को दिल्ली में ही रहना था। समस्या आई 6 वर्ष बाद, जब अमर का तबादला इंदौर के लिए हो गया। उसकी बहुत इच्छा थी कि नंदिनी नौकरी छोड़ दे और उसके साथ चले। 5 वर्ष की राशि का उसी वर्ष नंदिनी ने पहली कक्षा में एडमिशन करवा दिया था। अदिति तो अभी 3 वर्ष की ही थी। वैसे अमर नौकरी छोड़ने को न कहता
यदि नंदिनी का तबादला हो सकता। वह केंद्रीय विद्यालय में थी और प्रत्येक शहर में तो केंद्रीय विद्यालय होते नहीं हैं, परंतु नंदिनी इसके लिए किसी प्रकार सहमत नहीं थी। उसके तर्क में पर्याप्त बल था। अमर की कई सहकर्मियों ने बच्चों की शिक्षा के लिए अपने परिवार को दिल्ली में रख छोड़ा था। उन लोगों का तबादला छोटे बड़े शहरों में होता रहता है, सब जगह अच्छे स्कूल तो होते नहीं। फिर आज राशि और अदिति छोटी हैं, कल को बड़ी होंगी। उसने अपनी नौकरी के संबंध में कुछ नहीं कहा था, लेकिन अमर नादान तो नहीं था। मन मारकर नंदिनी और बच्चों के रहने की समुचित व्यवस्था करके उसे अकेले आना पड़ा। गर्मी की छुट्टियों में पत्नी और बच्चे उसके पास आ जाते। छोटी छोटी छुट्टियों में कभी दौरा बनाकर, कभी ऐसे ही अमर आ जाता। पिछले 3 वर्षों से गृहस्थी की गाड़ी इसी प्रकार चल रही थी। अकेले रहते और नौकर के हाथ का खाना खाते उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ने लगा था। 2 जगह गृहस्थी बसाने से खर्च भी बहुत बढ़ गया था, लेकिन नंदिनी की एक मुस्कान भरी चितवन, एक रूठी हुई भंगिमा उसकी सारी झुंझलाहट को धराशायी कर देती थी और वह उस रूपपुंज के इर्द गिर्द घूमने वाला एक सामान्य सा उपग्रह बनकर रह जाता। 8 बजे नंदिनी और बच्चियों के स्कूल जाने के बाद अमर ने स्नान किया। तैयार होकर सोचा कि सचिवालय का एक चक्कर लगा आए। दिल्ली तबादले के लिए किए गए प्रयासों में एक प्रयास और जोड़ ले। दरवाजे पर ताला लगाकर चाबी सामने वाले घर में देने के लिए घंटी बजाई। घर मालकिन रीता गीले हाथों को तौलिए से पोंछती हुई बाहर निकली। अरे भाई साहब, आप कब आए? कल रात ही। अमर ने उन्हें चाबी थमाने का उपक्रम किया। रीता ने चाबी लेने में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। अब तो भाई साहब आप यहाँ तबादला करवा ही लीजिए। अकेली औरत के लिए बच्चियों के साथ घर चलाना बहुत ही मुश्किल होता है। बच्चे हैं तो हारी बीमारी चलती ही रहती है। यह तो कहिए आपके रिश्तेदार पवन जी हैं, जो आपकी अनुपस्थिति में पूरी देख रेख करते हैं। आजकल इतना दूसरों के लिए कौन करता है? अमर अचकचा गया। वह तो पवन को जानता तक नहीं। नंदिनी ने झूठ का आश्रय क्यों लिया? उसने रीता की ओर देखा। होठों के कोनों और आंखों से व्यंग भरी मुस्कान लुका-छिपी कर रही थी। हाँ, तबादले की कोशिश कर तो रहा हूँ। अमर सीढ़ियों से नीचे उतर आया। नए जूते के कारण उंगलियों में पड़े छाले उसे दर्द नहीं दे रहे थे, क्योंकि शरीर में कैक्टस का जंगल उग आया था। सचिवालय के गलियारे में इधर उधर बेमतलब भटक कर वह शाम को घर लौटा। राशि और अदिति की मीठी बातें, नंदिनी की मधुर मुस्कान उस पर पहले जैसा जादू नहीं डाल सकी। 9 वर्षों की मोह निंद्रा टूट चुकी थी। नंदिनी ने पूछा, क्या हुआ? तबादले की फाइल आगे बढ़ी? कुछ होना हवाना नहीं है, सभी तो यहीं आना चाहते हैं। मैं तो सोचता हूँ कि अब हम सबको एक साथ ही रहना चाहिए। ये तो संभव नहीं होगा। नंदिनी के माथे पर बल पड़ गए थे। संभव क्यों नहीं है? यहाँ का खर्च तुम्हारी सैलरी से तो पूरा पड़ता नहीं। दोनों लोगों की कमाई से क्या फायदा जब बचत ना हो? क्या सब कुछ रुपए के तराजू पर तोला जाएगा? राशि और अदिति को केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा मिल रही है, वह क्या कुछ कम है? आजकल सब शहरों में कॉन्वेंट स्कूल खुल गए हैं। फिर तुम खुद उन्हें पढ़ाओगी। तुम नौकरी करना ही चाहोगी तो वहाँ भी तुम्हें मिल जाएगी। और मेरी 12 वर्षों की स्थायी नौकरी, क्या इसका कुछ महत्व नहीं? नंदिनी का गुस्सा चरम पर था। अब सब कुछ चाहोगी तो कैसे होगा? हथियार डालते हुए अमर सोच रहा था। मैं क्यों नंदिनी के तर्क वितर्कों के सामने झुक जाता हूँ? अपनी दुर्बलता से उत्पन्न खींच को दबाते हुए वह मन ही मन योजना बनाने लगा कि कैसे वह अपने गुस्से को अभिव्यक्ति दे। दूसरे दिन सुबह सुबह ही वह जाने के लिए तैयार हो गया। नंदिनी ने आश्चर्य से टोका, आज तो छुट्टी है, सुबह से ही क्यों जा रहे हो? मुझे वहाँ काम है, उसने रुखाई से कहा। नंदिनी को जानना चाहिए कि वह भी नाराज हो सकता है। वापस आने के बाद भी अमर को चैन नहीं था। हर समय शक के बादलों से विश्वास की धूप कहीं कोने में जा छिपी थी। मन में युद्ध छिड़ा हुआ था। औरत की आत्मनिर्भरता तो गलत नहीं, जॉब करती स्त्री की पुरुषों से दोस्ती भी गलत नहीं, फिर उसका सारा अस्तित्व कैक्टस के कांटों से क्यों बिंधा जा रहा है? दिमाग से देखने पर तो सब ठीक लगता है, परंतु भावना का भी तो जीवन में कहीं ना कहीं स्थान है। इच्छा होती है कि एक बार उन लोगों के सामने मन की भड़ास पूरी तरह निकाल ले। इसी धुन में 3-4 दिन बाद वह पुनः दिल्ली पहुंचा। उस समय शाम के 6 बज रहे थे। दरवाजे पर ताला लगा था। रीता ने भेद भरी मुस्कान के साथ बताया, पवन जी के साथ वे लोग बाहर गए हैं। वह उन्हीं की बैठक में बैठ गया। आधे घंटे बाद सीढ़ियों पर जूते चप्पलों के शोर से अनुमान लगाया कि वे लोग आ गए हैं। अमर बाहर निकल आया। आगे आगे सजी सवरी नंदिनी, पीछे अदिति को गोद में लिए पवन और हाथ में गुब्बारे की डोर थामे राशि। अपने स्थान पर पवन को देखकर वह आग बबूला हो उठा। नंदिनी भी सब पका गई थी। सब ठीक है ना? क्यों, कुछ गलत होना चाहिए? अंतर की कटुता से वाणी भी कड़वी हो गई थी। नहीं नहीं, अभी 3 दिन पहले यहाँ से गए थे, इसी से पूछा। मुझे नहीं आना चाहिए था का? अमर का गुस्सा रीता और पवन की उपस्थिति भी भूल गया था। बिना कुछ बोले नंदिनी ने घर का ताला खोला। पवन की गोद से बच्ची को लेकर उसे मुंह विदाई दी। अमर जब घर के अंदर आ गया तो दरवाजा बंद करके नंदिनी उनके सामने तनकर खड़ी हो गई। पल भर उसकी आंखों में आंखें डालकर उसके क्रोध को तोला, फिर तीखेपन से कहा, क्या हो गया है तुम्हें? सबके सामने इस प्रकार बोलते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? और तुम जो गैर मर्द के साथ ही थी करती फिरती हो, घूमने जाती हो, उसमें तुम्हें लज्जा नहीं आई? पवन के लिए ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? सह शिक्षा के स्कूल में पढ़ाती हूँ, वहाँ स्त्रियों से अधिक पुरुष सहकर्मी हैं, उन्हें अछूत मानने से नहीं चलता। मुझे बच्चों की यूनिफॉर्म लेनी थी, पवन भी साथ चले गए तो कौन सी आफत आ गई? पवन ही क्यों, दूसरा कोई क्यों नहीं? कुछ तो शर्म करो। अपनी पत्नी पर लांछन लगाने से पहले सोचना समझना चाहिए। मुझसे कम से कम 7 वर्ष छोटे हैं, अपने परिवार से पहली बार अलग होकर यहाँ आए हैं। राशि और अदिति को बहुत मानते हैं, इससे कभी कभी आ जाते हैं, इसमें बुरा क्या है? अमर को लगा कि वह पुनः पत्नी के सम्मुख हतप्रभ होता जा रहा है। उसने अंतिम हथियार फेंका। मेरे समझने ना समझने से क्या होगा?
दुनिया स्त्री पुरुष की दोस्ती का अर्थ बस एक ही लेती है। दुनिया के ना समझने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम्हें समझना चाहिए। अमर बुझ गया था। रात भर करवटें बदलता रहा। बगल में सोई नंदिनी बहती ज्वाला के समान उसे जला रही थी। तीसरे दिन स्कूल में दोपहर की छुट्टी में नंदिनी ने राशि और अदिति के साथ पराठे का पहला कौर तोड़ा ही था कि चपरासी ने आकर कहा, प्रिंसिपल साहब ने आपको अभी बुलाया है, बहुत जरूरी काम है। हाथ का कौर अदिति के मुंह में देकर वह उठ खड़ी हुई। पिछले कुछ दिनों से वह उलझन में थी। विचारों के सूत्र टूटे और पुराने उनके टुकड़ों के समान बदरंग हो गए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। उस दिन अमर और पवन का सामना ना होता तो सब ठीक ही रहता। अमर को वह दोष नहीं दे पाती, उसकी प्रतिक्रिया पुरुषोचित थी। अमर इंजीनियर के अच्छे पद पर है, पैसा और रुतबा पूरा है, फिर उसका नौकरी करना कोई मायने नहीं रखता। किंतु वह क्या करे, अपनी निजता को कैसे टच करे। जब से होश संभाला, पढ़ना और पढ़ाना जीवन के अविभाज्य अंग बने हुए हैं। अब सब छोड़कर घर की सीमाओं में आबद्ध रहकर क्या वह संतुष्ट और प्रसन्न रह सकेगी? पवन, हाँ, सुंदर होने के कारण पुरुषों की चाह भरी नजरों का प्रशंसनी उसने अपना अधिकार समझकर गौरव के साथ स्वीकारा है। पवन भी उसी माला की एक कड़ी है। हाँ, ज्यादा है तो उसकी एकाग्र भक्ति। वो जानती है कि केवल उसके साथ के लिए वह बच्चियों के कितने उपद्रव झेल लेता है। अपने प्रति उसके लगाव से कहीं नंदिनी का अहम परितृप्त हो जाता है, इससे अधिक तो कुछ भी नहीं। खिन्न अंतस पर औपचारिक मुस्कान ओढ़कर उसने प्रिंसिपल के कैबिन में प्रवेश किया। नंदिनी जी, प्रिंसिपल का स्वर चिंता युक्त था। अभी इंदौर से ट्रंक कॉल आया है, आपके पति अस्पताल में भर्ती हैं। नंदिनी के पैरों तले जमीन खिसक गई। किंग कर्तव्य विमूढ़ सी उसने कुर्सी को थाम लिया। उसी अर्ध चेतनावस्था में पवन के फुसफुसाते हुए शब्द स्वयं उसके कानों में पड़ रहे थे। नंदिनी जी, मैं टैक्सी लेकर आता हूँ। एक अंतहीन यात्रा की कामना, क्योंकि यात्रा के अंत पर अदृश्य की क्रूर मुस्कान को झेल न सकने की असमर्थता, पवन की निरंतर सांत्वना तेल से चिकनी धरती पर स्थिर न रहने वाले जल कड़ों के समान निष्फल हो रही थी। नंदिनी के समूचे अस्तित्व को जैसे लकवा मार गया था। हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में पीले निस्तेज अमर को सफेद पट्टियों से रहित देखकर पल भर को उसे राहत मिली। दोबारा देखने पर नाक में नली लगी देख उसे बेहोशी सी आ गई। वह वहीं धरती पर बैठ गई। नंदिनी जी, धैर्य रखिए, इंजीनियर साहब खतरे से बाहर है। नंदिनी की हालत देखकर पवन व्याकुल होकर उसे धैर्य बंधाने में अपनी शक्ति लगाए दे रहा था। नंदिनी का सारा शरीर थर-थर कांप रहा था। काफी देर बाद अपने को संभाल पाई वह। नहीं, दुर्घटना तो नहीं हुई है जिसकी कल्पना करके वह अधमरी हो गई थी। फिर इन्हें क्या हो गया है? अभी 3 दिन पहले तक तो अच्छे भले थे। बड़े डॉक्टर को एक तरफ पाकर उसने पूछा था, इन्हें क्या हुआ है डॉक्टर साहब? आप इनकी पत्नी है ना? इन्होंने पिछली रात नींद की गोलियां खा ली थी। डॉक्टर का स्वर आरोप भरा था। सुखी सदगृहस्थ आत्महत्या क्यों करेगा? नंदिनी को फिर चक्कर आ गया। उसे लगा पूरी दुनिया उस पर हत्या का आरोप लगा रही है, यहाँ तक कि उसकी अंतरात्मा भी उसे ही आरोपी समझ रही है। उसकी सारी दृढ़ता चूर चूर होकर बिखर गई थी। काल रात्रि के समान वह रात बीती। भोर की प्रथम किरण के साथ अमर ने आंखें खोली। नंदिनी और उसके पास खड़े पवन को देखकर उसने पुनः आंखें मूंद ली। पवन के शब्द बहुत दूर से आते लग रहे थे। नंदिनी जी, चाय पी लीजिए, कल से आपने कुछ खाया नहीं है, इस तरह अपने को क्यों कष्ट दे रही हैं? सब ठीक हो जाएगा। छीन देह की भीषण पीड़ा मन को संवेदनशीलता के सामान्य धरातल से ऊंचा उठा देती है। नितांत आत्मीय भी अपरिचितों की भीड़ में ऐसे मिल जाते हैं कि राग द्वेष निस्सार लगते हैं। सत्य की अनुभूति है केवल एक विराट शून्य में तैरती हुई देह और भावनाएं। बाहरी दुनिया के कोलाहल से परे स्थित प्रज्ञ की स्थिति आंखें खुलती तो नंदिनी के सूखे मुख पर पल भर को चमक आ जाती। लगभग 1 सप्ताह के बाद अमर पूरी तरह ठीक हुआ। जीवन के अंत को इतने समीप से देख लेने के बाद अपना आवेग, अपनी प्रतिक्रिया सभी कुछ निरर्थक लग रहे थे। मृत्यु के मुंह से वापस लौट आने की लज्जा ने उसकी वाणी को संकुचित कर दिया था। अस्पताल से घर आने के बाद नंदिनी से कुछ कहने के लिए पहली बार साहस बटोरा। तुम अब दिल्ली चली जाओ, काफी छुट्टी ले चुकी हो। मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी। पवन से मैंने इस्तीफा भिजवा दिया है। इस्तीफा वापस भी लिया जा सकता है। इतने दिनों की तुम्हारी स्थायी नौकरी है, उसे छोड़ना बेवकूफी है। बिना विचलित हुए ठंडेपन से अमर ने कहा। नंदिनी को लगा अमर उसके पुराने वाक्य को दोहरा रहा है। उन सब बातों को भूल नहीं सकोगे। तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं था तभी तो, और अब मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा। मैं तुम्हें पल भर को भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगी। रूप गर्विता के दर्प के हिमखंड वेदना की आंच से पिघलकर आंखों में छलक आए थे और उन जलकड़ों से सिंचित होकर अमर के अंतस में उगे कैक्टस में फूल